Hello and welcome, dear friends, to the Home Academy YouTube channel. I hope you have subscribed the Home Academy YouTube channel and also press the bell icon so that you get notification of every video whenever we upload. देखिए, हम एक सीरीज जो है वो स्टार्ट किए हुए हैं आपके जनरल अवेयरनेस में, जिसमें हमने एक टारगेट रखा है कि 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वहाँ की कलेक्शन है ये सारे क्वेश्चंस। तो उम्मीद है कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा ताकि आपको जो है वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे जब जब हम अपलोड करेंगे, तो इस टारगेट को हम अचीव कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द इनर्शिया ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन। इनर्शिया मूविंग ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मूव कर रहा है उसका इनर्शिया जो है वो किस पे डिपेंड करता है। फिजिक्स से रिलेटेड जो है वो ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास चार दिए गए ऑप्शन है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट है या शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो इनर्शिया जो है वो किस पे डिपेंड करता है। आप अपना आंसर जो है वो गेस करेंगे। मेरे आंसर बताने से पहले आप कमेंट कर लीजिए। तो इनर्शिया ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है किसी भी मास पे। किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या मास है उस पर डिपेंड करता है इनर्शिया ऑब्जेक्ट का। बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 2 में बात की गई है, विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस आर फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस जो है हम फिल करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब्स में, कौन सी गैस हम फिल करते हैं। हमारे पास दिए गए चार ऑप्शन है और चार ऑप्शन में आपको गेस करना होगा कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है और उसी को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे इसे। पहला हमारा ऑप्शन जो है हीलियम एंड नियॉन। क्या हीलियम एंड नियॉन भरी जाती है। सेकंड ऑप्शन है नियॉन एंड ऑर्गन, और यही आपका जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या क्या ऑप्शन होगा, नियॉन एंड ऑर्गन जो है ये हम भरते हैं किस में, फिल करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ेंगे हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ और इसे जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन द सोलर सेल। सोलर सेल में कौन सा एलिमेंट जो है वो यूज होता है, कौन सा एलिमेंट सोलर सेल्स में यूज होता है। हमारे पास दिए गए ऑप्शन है कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। और इन दिए गए ऑप्शन में से हमें ये पूछा गया कि कौन सा एलिमेंट हम यूज करते हैं। तो कार्बन का तो हम अपने सोलर सेल्स में यूज नहीं करते, बल्कि हम किसका यूज करते हैं, सिलिकॉन का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन जो होगा आंसर वो बी होगा। देखिए, अभी जेके एसएसबी के अकाउंट्स के पेपर में भी जो है सोलर सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि सोलर सेल में जो है वो कौन सी जो है वो मिरर का यूज किया जाता है। और ये मैंने आपको लाइट के चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया है। जिन भी स्टूडेंट ने हमारी थ्योरी की पहले वीडियोस नहीं देखी है वो अब थ्योरी की वीडियो जरूर देखे। हमने पूरी एनसीईआरटी जो है, साउंड का चैप्टर, लाइट का चैप्टर, वर्क पावर एनर्जी, ठीक है, और इसी से रिलेटिव फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर, बाकी जो भी है वो हमने कवर कर दी है। तो अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट जो नए हैं उन्हें, उनके लिए मैं बता दूं कि हमने जो भी अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज शुरू तो की है, बट इससे पहले हमने थ्योरी के पार्ट भी कंप्लीट किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मोस्ट यूज्ड सेफ्टी मेथड फॉर प्रोटेक्टिंग द होम अप्लायंसेस फ्रॉम शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। देखिए, हम घरों में एक ये चीज़ का यूज़ करते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी जब हम फिटिंग करते हैं, ताकि हमारे घर में अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है या ओवरलोडिंग हो जाती है, हम बिजली का कहीं ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसको हम प्रिवेंट करने के लिए, उस चीज़ से बचने के लिए हम एक सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हैं। ठीक है, तो उसमें हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं। क्या हम अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग तो नहीं करते। स्टेबलाइजर जो है घरों में तो यूज करते हैं, बट वो सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए नहीं यूज होता है, बल्कि हम फ्यूज का यूज करते हैं। हम अपने जब हम फिटिंग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की तो हम फ्यूज का वहां पर यूज करते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन जनरल साइंस में जो है वो आते हैं। ठीक है, जो कि बिल्कुल जनरल होते हैं, किसी भी क्लास से रिलेटेड नहीं है, बल्कि एक जनरल आपको पता होनी चाहिए इन चीजों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है, द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर इज। इंसुलेटर सबसे पहले क्या होता है। इंसुलेटर जो है वो मटेरियल होता है जहां से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास नहीं होता।
जैसे कि वुड है, लकड़ी है। अब इलेक्ट्रिक करंट तो पास यहाँ पर नहीं होगा, तो इसका मतलब इसका जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है? जो ऑफर करता है करंट को चलने के लिए, तो ये जो रेजिस्टेंस होगा बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम चलेगी, मतलब लो रेजिस्टेंस और हाई और ज़ीरो रेजिस्टेंस का ऑप्शन नहीं होगा। अब बात आती है कि हाई हो या इन्फिनिटली हाई हो। हाई और इन्फिनिटली हाई। इन्फिनिटली हाई का मतलब इतना हाई कि वो इन्फिनिटी तक हो जाए, तो यही आपका ऑप्शन होगा कि वो इन्फिनाइट होना चाहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो वो बेस्ट इंसुलेटर होगा, वहां से करंट पास नहीं होगी। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कूलम्ब जो है वो क्या है, वो किसका एसआई यूनिट है। अब ऐसे क्वेश्चन एसआई यूनिट जो है वो आ सकते हैं आपके पेपर में। तो कूलम जो है वो किसका एसआई यूनिट है? क्या चार्ज का है, करंट का है, पोटेंशियल डिफरेंस का है या रेजिस्टेंस का है? क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये हम अच्छे से अपने इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कूलम जो है वो किसका एसआई यूनिट है, वो चार्ज का एसआई यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बता रहा है? हु डिफाइंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप अपनी 9th क्लास में ही पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, और फिर 11th में भी पढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो किसने डिफाइन किया है? हम सभी जानते हैं जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो न्यूटन के नाम से है। पूरा नाम क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसका मतलब न्यूटन ने ही ये लॉ जो है वो डिफाइन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, by changing the amount of water which parameter will remain unchanged। देखिए, हमारे पास सपोज एक बकेट है, ये हमारे पास बकेट है, ये बकेट यहाँ तक भरी हुई है। अब हम इसमें क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर जो है चेंज करते हैं। लेट सपोज वाटर को यहाँ तक कर दिया। अब क्या चीज जो होगी, कौन सा पैरामीटर अनचेंज होगा? क्या इसके वॉल्यूम पे कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल वॉल्यूम पे फर्क पड़ा। पहले यहाँ तक था पानी और अब जो है पानी यहाँ तक हो गया, तो मतलब वॉल्यूम में जो है वो काफी फर्क पड़ गया। मास की बात करेंगे, क्या मास में पड़ा हुआ फर्क पड़ा होगा? बिल्कुल, मास में भी अब पानी कम है, कम होगा तो इसका मास भी कम होगा। वेट में फर्क पड़ा, बिल्कुल, क्योंकि अगर मास चेंज होता है तो वेट भी चेंज होगा। तो क्या चीज नहीं चेंज होगी वाटर की? वो डेंसिटी चेंज नहीं होगी। अगर पानी ज्यादा होगा या कम होगा, हर किसी की डेंसिटी जो घनापन होता है वो बराबर होता है। और यही वजह है, आप देखते हैं कि एक बोट है, ठीक है, अगर वो लकड़ी की बनी हुई होती है एक बोट, वो पानी पे तैरती है। ठीक है, वो फ्लोट करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसकी डेंसिटी जो होती है वो वाटर से कम है। और वहीं पर अगर हम आयरन की बात करेंगे, वो डूब जाता है, उसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है। तो वाटर कहीं का भी हो, किसी भी लेक का हो, कहीं पर पानी कम है, कहीं पर ज़्यादा है, बट उसकी डेंसिटी जो होती है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है? तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा जो है, और ये हम ऑलरेडी अपने इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में भी कर चुके हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या है? 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है? क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं आंसर करेक्ट बताने जा रहा हूं, इससे पहले आप गेस कर लीजिए। देखिए क्या है करेक्ट ऑप्शन इसका, 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6। 10 रेज टू पावर 6 जूल के बराबर होता है क्या चीज? 1 किलोवाट आवर। याद रखेंगे आप सभी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे जो है क्वेश्चन आएंगे आपके लाइट के चैप्टर से। उस चैप्टर को जो है, जो हमने पढ़ाया है, वो जरूर पढ़ें। ठीक है, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। ठीक है, 1 घंटे से लंबी वीडियो है, आप पढ़ लीजिए। ए मैग्नीफाइंग ग्लास कंप्राइजेस अ सिंपल। मैग्नीफाइंग क्या होता है? पहली बात, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? देखिए, आप देखते हैं कि अल्फाज जो है बहुत छोटे छोटे बुक्स पे लिखे गए होते हैं वर्ड्स, तो हम जो है वो उसका एक मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं, ताकि जो भी वर्ड्स है वो हमें बड़े बड़े दिखे, या किसी और दूसरे पर्पस के लिए भी, किसी भी छोटी चीज को बड़ा देखने के लिए हम मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं। अभी इस मैग्नीफाइंग ग्लास में जो है हम कौन सा जो है वो लेंस या मिरर यूज करते हैं, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन हमारे पास है कन्वेक्स लेंस, दूसरा है कन्वेक्स मिरर, थर्ड है कनकेव लेंस, और है हमारे पास चौथा ऑप्शन है कनकेव मिरर। और करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो कन्वेक्स लेंस होगा। और आप सभी याद रखेंगे कि मैग्नीफाइंग ग्लास में जो होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है।
और आपके अभी जेकेएसएसबी में सोलर सेल में पूछा था कि कौन सा मिरर यूज होता है, जिसका ऑप्शन जो था वो कनकेव मिरर था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे अगर एक स्टैंडर्ड पेपर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? साउंड क्या है? देखिए, साउंड का चैप्टर मैंने पढ़ाया है, साउंड का पूरा चैप्टर उसको जाके रिवाइज कीजिए। साउंड क्या है? क्या वो ट्रांसवर्स वेव है, पहला ऑप्शन, और लॉन्गिट्यूड और मैकेनिकल वेव है? क्या लॉन्गिट्यूडनल और मैकेनिकल है, या वो ट्रांसवर्स या नॉन मैकेनिकल है? देखिए, ये दो ऑप्शन जो होंगे ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि वो नॉन मैकेनिकल नहीं है। साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव है, और यहाँ पर भी याद रखेंगे साउंड मैकेनिकल वेव है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वो ट्रांसवर्स वेव है या वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो याद रखेंगे जो साउंड है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव है। उम्मीद है कि आपको आपका ये क्वेश्चन ठीक हो गया होगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और यहीं पर क्वेश्चन नंबर 12 लाइट से पूछा गया है। लाइट क्या है? लाइट इज अ, क्या ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल है, या बोथ है, या नन ऑफ दीज है? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए। लाइट जो है वो क्या चीज है? ट्रांसवर्स वेव है। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन ईयर। देखिए, लाइट की अगर पूछी जाए कि वेलोसिटी, वो तो सेम ही रहती है, ठीक है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसमें आती है। लेकिन जो साउंड की वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे, साउंड की वेलोसिटी चेंज होती रहती है। ईयर में कुछ होगी, वाटर में कुछ होगी, ठीक है। किसी भी अगर हम मेटल में देखेंगे उसमें कुछ होगी, और ये मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूँ कि साउंड की जो वेलोसिटी होती है किस मीडियम में क्या रहती है। एक मैंने आपको टेबल भी इसमें पढ़वाया है, उस टेबल को भी याद रखेंगे, और ये हमने अपने रिवीजन मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। सो द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर इज, वो कितनी होगी? 343 मीटर पर सेकंड होगी। उम्मीद है कि आप सभी को जो है ये याद हो गया होगा। बढ़ेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, टू स्टोन्स ऑफ डिफरेंट मासेस आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। देखिए, ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, और हम इस बिल्डिंग से जो है दो स्टोन गिराते हैं। एक स्टोन आपका ये है, और एक स्टोन जो है वो इतना बड़ा स्टोन है। अब बोलो, ये स्टोन जो है वो नीचे जो होंगे वो गिरेंगे, कौन पहले पहुंचेगा? पहला ऑप्शन, स्मॉलर स्टोन रीचेज द ग्राउंड फर्स्ट, क्या छोटा स्टोन? ऑप्शन, लार्जेस्ट स्टोन रीचेज द ग्राउंड फर्स्ट, क्या बड़ा पहुंचेगा? और थर्ड ऑप्शन जो होगा, बोथ द स्टोन विल टच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। एंड डी ऑप्शन है, डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन ऑफ द स्टोन। तो उम्मीद है कि आपने इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो मार्क कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें मेरे आंसर बताने से पहले। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो, बोथ द स्टोन विल टच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। ये वाला स्टोन भी क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन होगा, बोथ द स्टोन विल टच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। देखो, छोटा चाहे स्टोन होगा चाहे बड़ा स्टोन होगा, दोनों एक टाइम में ग्राउंड पे पहुंचेंगे। देखिए, वैसे प्रैक्टिकली अगर आप करके देखेंगे ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ फर्क होता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि ईयर का रेजिस्टेंस होता है, ईयर के रेजिस्टेंस की वजह से कुछ डिफरेंस आ जाता है। बट अगर हम इन द एब्सेंस ऑफ ईयर की बात करते हैं, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो दोनों जो है वो एक ही वक्त में नीचे पहुंचेंगे एज पर साइंस। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। द वेट ऑफ ए ह्यूमन बॉडी इज, तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी के वेट से रिलेटेड है। आप बोलिए, जो हमारी अर्थ होती है, अब अर्थ की शेप क्या है? अर्थ जो है वो बिल्कुल सर्कल नहीं होता, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से एग की शेप यानी इलिप्टिकल होती है। तो वेट जो होता है ह्यूमन बॉडी का वो क्या होता है? क्या वो सेम होता है एट एवरी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस? अर्थ की सरफेस पे क्या वो सेम होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम एट द पोल होता है, मैक्सिमम एट द इक्वेटर होता है, या मोर ऑन द माउंटेन डेट एट द प्लेन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, क्या वो पोल्स पे जो होगा वो मैक्सिमम होगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो ग्रेविटी होगी वो कम होगी, यहाँ पर जो ग्रेविटी होगी वो ज्यादा होगी। तो पोल्स की अगर हम बात करेंगे तो पोल पे जो होगा वो वेट जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है।
क्योंकि वेट होता क्या है, W इज इक्वल टू mg होता है। तो जहां पर g की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पर जो होगा वेट भी ज्यादा होगा, और पोल पे g की वैल्यू ज्यादा होती है। तो इसका मतलब जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो करेक्ट होगा। बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है। ए फ्यूज इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए अभी हमने पहले ही सेफ्टी की बात की थी कि हम सेफ्टी के लिए घर में फ्यूज का यूज करते हैं, और यहीं पर क्वेश्चन आ गया हम फ्यूज का यूज जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्यों करते हैं। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, टू ब्रेक द सर्किट व्हेन द एक्सेसिव करंट फ्लोज थ्रू इट। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जब कभी एक्सेसिव करंट जो है, जरूरत से ज्यादा करंट जो है फ्लो होती है, तो हम उस सर्किट को जो है वो ब्रेक करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो किसका यूज करते हैं, फ्यूज का यूज करते हैं। उम्मीद है कि आपको जो है ये कुछ समझ आ गया होगा। ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे चैनल पे विजिट नहीं किए थे, पहली बार विजिट किए हैं, और आप होम एकेडमी से पहली बार जुड़े हैं, तो यहाँ पर हम बता दें कि हमने जो है आपके सिलेबस का जो है ऑलमोस्ट 95% जो है वो कवर कर दिया है। ठीक है, पूरा का पूरा थ्योरी भी पढ़ा दिया है, और थ्योरी के बाद जो है बहुत ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करवा दी है। आप जाके हमारे फेसबुक पेज से ज़रूर जुड़े रहें। आप हमारे इंस्टाग्राम पेजेस पे जो है वो फॉलो कीजिए हमें। ठीक है, जो भी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है। ठीक है, हमारा अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने जो है सोशल मीडिया के लिंक्स दे दूंगा, चाहे टेलीग्राम है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे फेसबुक है, चाहे यूट्यूब है, तो उन सारों के लिंक दूंगा, आप एक बार जाके ज़रूर विजिट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स इन ऑडिबल रेंज। देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स इन ऑडिबल रेंज, अगर हम इंसानों की बात करते हैं, मैंने साउंड के चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। हमारा जो कान होता है, यानी कि हमारा ईयर जो होता है, वो वही आवाज सुन सकता है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होगी। मतलब 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक अगर फ्रीक्वेंसी है वो सुनेगा। अगर 20 हर्ट्ज से हमारा फ्रीक्वेंसी कम है तो हमारा कान जो है वो आवाज सुन नहीं सकता, और अगर 20,000 से भी ज्यादा है तो भी नहीं सुन सकता। बट अगर इन दो के इस रेंज के बीच में अगर आती है तो वो हम जो है वो सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी एनसीईआरटी पे भी ये क्वेश्चन है 9th क्लास की साउंड के चैप्टर में, तो आपको जो है ये कर लेना चाहिए। अगर अच्छा पेपर आता है स्टैंडर्ड का तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कोई भी जो है एग्जामिनर वो छोड़ेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है, द रीजन फॉर द स्पेरिकल शेप ऑफ ए ड्रॉपलेट। देखिए अगर रेन पड़ती है, रेन सपोज बारिश पड़ रही है, आप देखेंगे जो रेन के ड्रॉपलेट होते हैं वो स्पेरिकल शेप के हो जाते हैं, या कोई भी सोप बबल देखेंगे तो ये किस वजह से होते हैं, क्या ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, क्या ये लो वेट की वजह से, क्या ये विस्कोसिटी की वजह से, या सरफेस टेंशन की वजह से। ये क्यों होता है, ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है। तो सरफेस टेंशन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्यूचर में जब मैं 11th और 12th की वीडियोस अपलोड करूंगा तो आप जरूर एक बार देख लेना। आज भी जो है सरफेस टेंशन की वीडियो एक चैनल पे अवेलेबल है, बहुत शुरू में जब मैं चैनल ओपन किया था तब बनाई गई थी। बट ठीक है, बट वीडियो की क्वालिटी जो है वो बहुत लो क्वालिटी है। ठीक है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज से बनाई गई थी। एक बहुत अच्छा टॉपिक है। तो सरफेस टेंशन की वजह से जो है वो ड्रॉपलेट जो है वो स्पेरिकल शेप ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरल साइंस से रिलेटेड है। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी इन केल्विन स्केल। देखिए आपने तो सुना ही होगा कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बट यहाँ पर हमने केल्विन की बात की है, ये किस में होता है, ये होता है हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में। तो आप इसको जो है केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, वो 273 से जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 300, दोनों को प्लस कीजिए, 310 आ जाएगा। तो याद रखेंगे केल्विन स्केल में 310 होता है, और डिग्री सेंटीग्रेड में जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन ए वैक्यूम।
देखिए मैंने अभी बोला था आपको पहले, अगर साउंड की वेलोसिटी पूछता है तो वो अलग-अलग मीडियम में अलग होती है, लेकिन लाइट के केस में जो है ऐसा नहीं होता। लाइट की जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, चाहे वो वैक्यूम है, एयर है या कोई और मीडियम है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ए डिवाइस दैट कन्वर्ट द डायरेक्ट करंट इनटू द अल्टरनेटिंग करंट। देखिए डायरेक्ट करंट कौन सा करंट होता है? वो करंट होता है जो कि आपकी बैटरी का सपोज। अब बैटरी से अगर आप उसे अल्टरनेटिंग करंट में जो है वो यूज करते हैं, वो कौन काम करता है ये? क्या ये जनरेटर करता है? नहीं, जनरेटर में कोई भी ऐसा डायरेक्ट करंट नहीं होता जो बैटरी टाइप हो, इलेक्ट्रिक मोटर में भी नहीं होता, बल्कि इन्वर्टर में होता है। इन्वर्टर में हम जो है करंट स्टोर करते हैं, वो डायरेक्ट करंट होता है बैटरी का। जब लाइट चली जाती है तो हम उसे जो है वो यूज करते हैं। तो ऐसा डिवाइस जो डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है, उसे हम इन्वर्टर कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है वो क्या है? वो 22 क्वेश्चन है। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम इनटू द अदर मीडियम, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड। देखिए हमने ये भी पढ़ा हुआ है लाइट के चैप्टर में, मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाकी चीजें सारी चीजें पढ़ाई हुई है। एक हमारे पास ये मीडियम है, सपोज ये वाटर मीडियम है, ये वाटर मीडियम है, ये सारा वाटर है, ठीक है। अब क्या होता है, व्हेन ए लाइट एंटर, जब कभी लाइट यहाँ पर आती है फ्रॉम वन मीडियम, मतलब ये ईयर के मीडियम से आ रही है, ठीक है, और इसके बाद जो होती है ये एंटर करती है इस दूसरे मीडियम में, एंटर करती है, ठीक है। ये सपोज इसने ऐसे एंटर किया, तो इस कर्सर फंस रहा है, रुको, ठीक है, सॉरी। तो क्या होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 है। इस प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी हम पढ़ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट। देखिए आपके घरों में भी इलेक्ट्रिकल मोटर लगती है। आप पानी अपनी टैंकी में जो है चढ़ाने के लिए भी इलेक्ट्रिकल मोटर का यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल मोटर क्या करता है? ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके घरों में आती है उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो पानी ऊपर चढ़ रहा है, या ये वो क्या चीज होती है? वो मैकेनिकल एनर्जी है। या आप कोई मशीन चला रहे हो उस मोटर से, तो वो क्या होगी? वो भी मैकेनिकल एनर्जी होगी। तो इलेक्ट्रिकल मोटर का काम यही होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट करना होता है। उम्मीद है कि आप सभी को जो है वो ये समझ आ गया होगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। When a bottle of perfume is opened in one corner of a room, the smell separates soon throughout the room. This is an example of। देखिए जब कभी भी आप कोई परफ्यूम की बोतल अपने रूम में खोलते हैं, आप देखते हैं उसकी स्मेल जो है पूरे रूम में जो है वो फैल जाती है, पूरे रूम में। अब ये किसकी एग्जाम्पल है? क्या ये सरफेस टेंशन की है, कैपिलरी की है, विस्कोसिटी की है, या डिफ्यूजन की एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल होती है डिफ्यूजन की। क्योंकि डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। अब परफ्यूम की बोतल में जो परफ्यूम है उसकी कंसंट्रेशन क्या है? हायर कंसंट्रेशन है। और वही हायर कंसंट्रेशन जो है वो रूम में फैल जाएगी, और रूम में जो होगी वो लोअर कंसंट्रेशन होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डिफ्यूजन। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ। होमवर्क क्यों दूँ? ताकि आप जो है वो कमेंट में कमेंट कर सके। क्वेश्चन नंबर 25 है, तो बट करना है, कमेंट ज़रूर कमेंट करना है, तो ही पता चलता है कि आप सीरियस है, आप इंटरेस्टेड है पढ़ने में या नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, उसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? लेंस ऑफ ए ह्यूमन आई इज। देखिए इंसान जो ह्यूमन आई होती है, उनपे जो लेंस यूज होती है वो क्या होती है? क्या वो कन्वेक्स होती है, कनकेव होती है, प्लेन होती है, या डिपेंड करती है एज पे? ठीक है, देखिए ऑलरेडी हम अपना लाइट का चैप्टर पढ़ चुके हैं, सब कुछ उसमें डिस्कस किया गया है, बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है, ठीक है। इतनी डिटेल में आप कोई भी सेंटर ज्वाइन कर लो, कोचिंग ज्वाइन कर लो, ठीक है, हमें पता है कि वहाँ पर कैसे पढ़ाया जाता है।
सिर्फ सिलेबस कवर करने की कोशिश की जाती है और बच्चों को निकाला जाता है। आप एक बार देख लीजिए उस वीडियो को, इतनी डिटेल में जो है आपको पढ़ाया गया है। तो लेंस जो होती है या फिर ह्यूमन आई की, वो क्या होती है, वो किस पे वो क्या है, कन्वेक्स है, कनकेव है, प्लेन है, या डिपेंड करता है एज पे। तो उम्मीद है कि आप इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देंगे और मुझे ये ज़रूर बताएँगे, फीडबैक में देंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें, बुरी लगी है तो भी आप जो है वो करें, या कोई भी अपना सजेशन, फीडबैक देना चाहते हैं ज़रूर दीजिए। Thanks for watching. Wish you good luck. If you like this video, do share with your friends and do not forget to subscribe us on Facebook, YouTube channel and Instagram. Thanks for watching.